अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने फ़ज़ल व करम में रखे, रहमतें आपकी ज़ात पर बरसाता रहे और अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया भी कायम रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। 3-4 खबरें हैं। एक तो शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी यूथियों को और हिंदुस्तानी मोदियों को, दोनों को ही आगे लगाया हुआ, उस पे भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ मरी में हैं, हालाँकि वो उस वक़्त चकवाल थे, इस पे भी बात करेंगे। और फिर इसके अलावा सीटें किस तरफ जा रही हैं और इन सेनेट की सीटों का फैसला होना क्या है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन सबसे पहले 9 मई के जो इंतशार पसंद हैं, उन पर बात करेंगे। जो 9 मई वाले हैं उनके खिलाफ फैसले जो हैं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में रेडी पड़े हैं क्योंकि जो उस पे समाअत है, आखिरी इत्तलात के तक समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब जब समाअत मुकम्मल हो चुकी है, तो अब सिर्फ फैसले आने हैं। ये फैसले कुछ दिनों की बात है। जैसे ही फैसले आएँगे, तो इसमें एक तो वो लोग जो उसमें अभी तक जेलों में हैं, उनकी तकदीर का फैसला हो जाएगा कि आया वो जेल में और कितना रहेंगे। जेल में उनकी और जो उनकी जो मेहमान नवाज़ी है और कितनी देर होगी। वो आम वर्कर हैं या फिर कोई ओहदेदार हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं। लेकिन एक तलवार जो लटक रही है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। वो तलवार लटक रही है ज़्यादातर फैसलाबाद और लाहौर के वो एमपी या एमएनए जो इलेक्टेड हो चुके हैं, उन पर जो तलवार लटक रही है, वो नाअहल भी हो सकते हैं। रियासत के खिलाफ कोई इस तरह का काम करे, वो भी रुकने असेंबली, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज है। तो अगर ये फैसला खिलाफ आता है कि कुछ एमएनए हैं, कुछ एमपी हैं और वो जेल में भी हैं या इस वक़्त उन लोगों ने 9 मई में होने के बावजूद वो इलेक्शन लड़े और वो जीत के असेंबलियों में चले गए। इस वक़्त वो एमपी या एमएनए हैं, उनके सरों पर बड़ी-बड़ी तलवार लटक रही है। उनके साथ भी वही होना है जो मेरे ख्याल में जमशेद दस्ती के खिलाफ हुआ है। जमशेद दस्ती साहब तो ख़ैर एक बहुत बड़ी फ़िल्म है। उसकी अब क्या स्टोरी है आपने मतलब पढ़ ही ली है। उसने जो बीए जो है वो 2000 में किया था और जो एफए उन्होंने 2011 में किया है और पता नहीं 8वीं पास जड़ी ਉਹਨੇ पता नहीं वो ਉਹਦੀ कोई मतलब समझ नहीं लग रही बट एनी हाउ ये एक तलवार है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर लटक रही है और अगर ये तलवार चलती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रुकन हैं वो अपने सर जो है ना वो तन से मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन असेंबली से वो नाअहल हो सकते हैं। सर से तन से सर इसको आप असेंबली से जोड़ लेना तो फिर वो असेंबलियों से नाअहल हो सकते हैं और असेंबलियों से नाअहल होने का मतलब है कि उनकी सीटों पर दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं और उनकी सीटें दोबारा जो हैं वो दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर वो बात की बात है। ये एक राय पाई जाती है और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क के खिलाफ एक काइंड ऑफ इसको इसको 9 मई को बाकायदा तौर पे बगावत कहा जा रहा है। और ये है भी बगावत, इसको बगावत ही कहेंगे आप। ये कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप अपने ही सिक्योरिटी अदारे के जो मुख्तलिफ उनकी रेज़िडेंस हैं या फिर उनके ऑफ़िसेज़ हैं, जैसे जीएचक्यू था जैसे सरगोधा में, जैसे मियांवाली में, जैसे लाहौर में और फिर आपको पता है कि पेशावर में, तो आप वहाँ पर हमले कर दें और आग लगा दें, ऐसा कभी किसी दुनिया में, किसी मुहज़्ज़म मुल्क में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया था। तो 9 मई वाले जो हैं वो बिल्कुल समझो कि बिल्कुल वो नेड़े लगे हैं। अच्छा जी, सेनेट के जो इलेक्शन है ना, पाकिस्तान मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो करप्शन खत्म करने के लिए मैदान में आई थी, जो ये नारा लगा के आई थी कि हम करप्शन खत्म करेंगे, उन्होंने करप्शन के अंबार लगा दिए। अब कोस्तान वाला जो करप्शन स्कैंडल है, उसमें आप देख चुके हैं कि कितने सौ जो है अरबों की अरब रुपया जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये केपीके हुकूमत के मुख्तलिफ जो फ्रॉड हैं उनसे निकला है। तो वहाँ पे करप्शन इस लेवल पे चली गई हुई है कि अब जो उनके एमपीज़ हैं, जिनके वोटों से सेनेटर मुंतखब होने हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उससे भी महफूज़ नहीं है। पहली बात तो जो एमपी है वो कहते हैं क्यों हम अपना वोट क्यों ना बेचें?
کیونکہ ہم خود جس طرح سے ٹکٹیں لے کر آئے ہیں، جس طرح پہ اسٹامپ پہ لگا کر ہم نے ٹکٹیں لی تھی کہ ایک طرف پیمنٹ کی تھی، ساتھ میں اسٹامپ میں لکھوایا تھا کہ ہم اتنے کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ٹکٹ ملے گی. جب ہم لوگ ٹکٹیں لے کر اور اسٹامپ پر اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک سچائی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم پی اے ہی دینے کے پیسے بنے تھے. مطلب الیکشن لڑنے سے پہلے ہی کنفرمیشن ملی تھی کہ آپ کو ایم پی اے اناؤنس ہے، آپ ایم پی اے ہی ہوں گے، آپ کو ووٹ ملے یا نہ ملے. اس لیول کی بھی کہا جاتا ہے، اس لیول کی کرپشن. میں میرا جب پورا فوکس ہے نا وہ ذرا اس کرپشن والی سائڈ پہ، کسی اور پاس نہ لے جانا. تو اگر وہاں پر اس کو نہیں روکا گیا تو اب وہ جو ایم پی ہے ان کو کیسے روکیں گے؟ اچھا، یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کو سینیٹر بنائیں گے. ایسے تعدادوں کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نظریاتی کہا جا رہا ہے کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں. عرفان سلیم صاحب بھی ہیں اور اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو یہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ الیکشن لڑیں گے، ہم ہار جائیں ہم جیتیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ میدان کھلا چھوڑ دیں اور مطلب کو میل ملاپ کر کے کہ جس کو آپ نے نام لے دیا وہ مطلب حکومت اور اپوزیشن مل کے سینٹر بنا لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑنا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ گنڈا پور صاحب کو ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جن لوگوں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹیں دی ہوئی ہیں گنڈا پور صاحب نے، اور اگر یہ آزاد جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو کہیں یہاں پہ جو نظریاتی نیچے سے ایم پی ہیں وہ ان لوگوں کو ووٹ دے کر کہیں ان کو نہ جتا دیں، اور جن لوگوں کو گنڈا پور صاحب نے جن سے مطلب سامان پکڑا ہوا ہے ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اب اس کا حل جو بچایا جا رہا ہے، جو سینیٹر طلحہ ہیں جو کہ پاکستان جے یو آئی کے ممبر ہوا کرتے تھے، جو ہے وہ جماعت جے یو آئی کے سینٹر ہوا کرتے تھے، اس دفعہ ان لوگوں کی جے یو آئی کے ساتھ ان کی بات نہیں بنی، اور شاید اسی لیے جے یو آئی نے اسلام آباد سے ایک تگڑی جو ہے وہ تگڑا بندہ جو ہے، مالدار بندہ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں اس کو پارٹی میں شامل کیا ہے، کیونکہ سینٹر طلحہ صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اگر یہ واپس اپنے کاغذات نامزدگی نہیں لیتے تو ان کے خلاف ایک کاروائی ہوگی. کاروائی اس لیے ہوگی کہ یہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، اور اگر یہ واپس لے دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا، کیونکہ پھر تو بڑی صاف سی بات ہے کہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، اور پھر اتنے ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اتنے ہی ممبر ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی کا بھی کچھ چوائس نہیں ہوگی، کیونکہ وہی میدان گھوڑے میں ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا ہی نہیں، تو کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکیں گے تو پھر وہی جیتیں گے. لیکن اگر یہ واپس نہیں لیتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جو ہے یہ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور اس مل کر الیکشن لڑنے میں 6 پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر ہوں گے اور 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے سینٹر ہوں گے. یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر وہ آزاد جو ہیں وہ ٹل جائیں، وہ جو عمران خان کا نام لے کے نعرہ لگانے والے ہیں وہ معافی دے دیں ان کو، تو پھر بات بن جائے گی، نہیں تو پھر الیکشن لڑنا پڑے گا اور پھر ایک امتحان شروع ہونے والا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کرپشن کی، یہ وہ پارٹی ہے جو ملک سے کرپشن ختم کرنے کے نام پر بنی تھی، اور اس پارٹی کا جو لیڈر ہے اپنی بیوی سمیت کرپشن کی سزا کاٹ رہا ہے جیلوں میں، اور اس کی پارٹی جو ہے وہ کرپشن، اتنی کرپشن ان کے اندر تک گھس چکی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کہ وہ الیکشن نہیں کرا پا رہے، کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے اپنے ایم پی اے بھی ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا پھر کہیں سے اور پیسے پکڑ کر کسی آزاد سینیٹر کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ ہے وہ کرپشن. اچھا، ایک لالا افریدی صاحب ہیں جی، وہ جو پوری قوم کے ہیرو ہیں اور پوری قوم کے مشترکہ ہیرو ہیں، انہوں نے بھی وقت ڈالا ہوا ہے پاکستان میں پاکستان میں یوتھیوں کو وقت ڈالا ہوا ہے، اور ہندوستان میں مودیوں کو وقت ڈالا ہوا ہے. پاکستان میں تو انہوں نے جو، اب دیکھیں نا، میں نے 2-3 ٹویٹیں کر دی لالا کا نام لے کر. ایک تو، اور میں بلکہ میں حیران پریشان ہوں کہ وہ ایک ٹویٹ تو میں نے، ایک ادارہ ہے اس نے ٹویٹ کی، میری ٹویٹ تھی کہ جو شاہد افریدی ہے وہ عمران خان سے بڑا، مطلب کہ بڑا سیلیبریٹی ہے، تو وہ جو ایک ادارہ ہے جس نے اس کی پوسٹ بنا کر لگا دیتے ہیں وہ، تو میں نے انہی کے پوسٹ پہ جا کر، انہی کی ٹویٹ پہ جا کر میں نے ان کو RT کر دیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کہ میں نے اگر کہا کہ عمران خان سے بڑا ہے شاہد افریدی تو آپ کا کیا خیال ہے. اس کے نیچے اب تک 500-550 بلکہ شاید اس سے زیادہ جو ہیں وہ نیچے کمنٹس آ چکے ہیں. وہ 60-70 ہزار لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کو، کوئی 1000-1200 اس کو لائک اور کمنٹس، مطلب کہ لالا جو ہے وہ یوتھیوں کو لڑ جاتا ہے. یہ کہنے کی بات یہ ہے. اور لالے کی محبت میں بھی جو ہے نا پاکستانی، وہ بھی بڑے کسی پوسٹ پہ آتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک میں نے پوسٹ کی، وہ بھی اسی طرح وائرل ہوئی. تو یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہانی پاکستان کے یوتھیوں کی. اب دوسرا جو قصہ وہ یہ ہے کہ اس وقت
इंग्लैंड में एक मैच होने जा रहा है, जो कि लेजेंड जो होता है ना जी, लेजेंड प्लेयर्स का मैच एक होता है, वर्ल्ड सीरीज होती है जिसमें लेजेंड प्लेयर होते हैं। हमने लास्ट टाइम इंग्लैंड में एक करवाया था हॉकी का, जिसमें पूरी दुनिया से हॉकी के खिलाड़ी ख्वाजा जुनैद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, उसमें पूरी दुनिया से जो है वो अपने ज़माने के मशहूर खिलाड़ी थे। तो अब यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माया नाज जो है प्लेयर शामिल हैं। तो शाहिद अफरीदी ना हो, ये हो नहीं सकता। ये कहीं लिखा ही नहीं है कि शाहिद अफरीदी, एक लेजेंड का मैच हो और पाकिस्तान के लेजेंड शाहिद अफरीदी उसमें शामिल ना हो। तो शाहिद अफरीदी साहब जो है वो इंग्लैंड पहुंचे हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि हमारे दोस्त हैं मुर्तजा शाह साहब, जो कि जियो न्यूज से वाबस्ता है, उन्होंने खबर दी है कि जो वो इरफान पठान है, उनकी क्यादत में 5 लोगों का एक ग्रुप बना है हिंदुस्तानियों का, जो कि हिंदुस्तानी लेजेंड है। उन्होंने कहा जी कि अगर शाहिद अफरीदी साहब उस दिन ग्राउंड में आएंगे, वो मैच खेलेंगे, तो ये 5 लोग मैच नहीं खेलेंगे। बल्कि उन्होंने साथ ये भी शर्त लगाई है, खाली मैच नहीं खेलना, अगर वो उस दिन ग्राउंड में भी आएंगे, एज अ तमाशाई भी आएंगे, तो भी हम मैच नहीं खेलेंगे। अब अंदाजा करें कि शाहिद खान अफरीदी, वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब रिटायर होकर भी जो शेर है वो शेर ही रहता है। तो शाहिद अफरीदी जब खेलता था तब भी से भागते थे। मैंने अभी एक ट्वीट बल्कि की नहीं, मैंने रखी हुई है करने के लिए, कि 4 गेंदों पर 6 छक्के जो है वो हरभजन को पड़ चुके थे। तो हरभजन भी उसमें शामिल है ना खेलने वालों में, कि ये ना हो कि लाला फिर लाले के सामने चढ़ जाऊं, तो लाला फिर की 6 गेंदों पर 6 छक्के ना मार दे। तो लाले शाहिद अफरीदी से पाकिस्तानी यूथियों के साथ साथ हिंदुस्तानी मोदिये जो है वो भी बड़े तंग है, और उन्होंने से भी भागने से इनकार कर दिया हुआ है। आखिर में आपको ये बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा ने कल दौरा किया था चकवाल का। वो चकवाल गई और चकवाल जाकर पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनके साथ ऊपर से देखा कि कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद वो चकवाल में गई और सरकारी ऑफिसर्स के साथ बैठकर वहाँ की रिपोर्ट ली कि वहाँ पर कितने लोगों, कितने जानी और माली नुकसान हुआ है, कितना लोगों का जमीनों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों का मवेशी जो है वो इसमें अल्लाह माफ करे उनके साथ कोई हादसा हुआ है। ये तमाम रिपोर्ट्स ली और वहाँ पे मेक श्योर किया कि पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भराई होनी चाहिए, जो सड़कें टूटी हैं वो जितनी जल्दी बननी चाहिए, जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका लोगों को उसको अकोमोडेट करें और देखें कि उनके साथ आप क्या कर सकते हैं। और फिर जो लोग इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उन लोगों को 10-10 लाख रुपया मरियम नवाज खुद जाकर चकवाल में उनके घर पे दे के आई है। देखें, ये मैं इसको कहता हूँ रियासत। अगर रियासत जाग रही हो, रियासत काम कर रही हो, तो रियासत ऐसे काम करती है कि उनके घर पे जाकर उनकी दाद रसी कर रहे हैं। बल्कि मैंने ट्वीट किया था कि अगर रियासत आपके साथ हो तो जो वो तकलीफ होती है वो काटने में थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन एक तरफ तो मरियम नवाज जो है वो इन जख्मों पर मरहम रखने के लिए चकवाल में गई थी, और दूसरी तरफ यूथिये जो है उन्होंने एक शोर बर्पा किया हुआ था कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरी में अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज गुजार रहे हैं, और पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। तो यूथियों को अब बंदा कौन समझाया कि कम से कम तुम लोग अपना ही सोशल मीडिया देख लिया करो, कम से कम किसी टीवी चैनल की न्यूज ही देख लिया करो, क्योंकि मरियम बीबी जो है वो चकवाल में बैठी हुई है। सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि क्योंकि वो पंजाब की माँ होने के नाते पूरी पंजाब की जिम्मेदार है, तो वो पंजाब में जब सबसे ज्यादा जहां पे नुकसान हुआ वहां पहुंची हुई है। लेकिन यूथियों का ये काम है, यूथी ये काम करते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात फिर बताऊं आपको, जहां दुख होगा, जहां तकलीफ होगी, मरियम नवाज को आप सबसे पहले वहां पर खड़ा पाएंगे। और ये मरियम नवाज के खून में शामिल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुझे याद है 1986 88 88 में जब वो वज़ीर-ए-आला हुआ करते थे, हम लोग उस वक्त 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, वो उस वक्त भी जहाँ पे किसी किसी के साथ कोई ज्यादती होती थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन कच्चे घरों में जाकर बैठ जाते थे, और जब तक वो ज्यादती करने वाले या जिनके साथ ज्यादती हुई थी उनको इंसाफ नहीं मिलता था, वो आराम से नहीं बैठते थे। जो मरियम नवाज में उस नवाज शरीफ का खून है। जहां पर जो लोगों के साथ को मसले मसाइल होंगे, पंजाब की बेटी वहां पर पहुंची होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। लाले से यूथियों और मोतियों को इतनी तकलीफ क्यों होती है, और फिर मरियम नवाज जब काम कर रही हैं तो यूथियों को फिर क्या तकलीफ है। राय का इजहार करें। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इजाजत दें। खुदा हाफिज।